हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आपको पता है कि एनसीईआरटी अब नए पाठ्यक्रम के हिसाब से नई किताबें लगातार जारी कर रहा है और क्लास 1 से लेकर 4 तक की किताबें तो ऑलरेडी जारी हो चुकी हैं। क्लास 6-7 की भी किताबें आ चुकी हैं। अब जो बची हुई किताबें आ रही हैं वो क्लास 5 और क्लास 8 की किताबें आ रही हैं। इसी क्रम में जो 8th क्लास की सोशल साइंस की किताब है उसका पार्ट 1 अभी रिलीज हुआ है इसी हफ्ते, और उसमें मुगलों के और सल्तनत काल के दौर के अत्याचार की बात खूब जमकर की गई है। ध्यान रखिए कि ये पूरा चैप्टर जो मुगलों और सल्तनत काल के बारे में बात होती थी पहले, वो क्लास 7 की किताब में होती थी, लेकिन अब क्लास 7 से इसको हटा दिया गया है और अब सिर्फ और सिर्फ क्लास 8 में इसको डाल दिया गया है। लेकिन जो क्लास 8 में मुगलों के और सल्तनत काल के अत्याचार की बात की गई है, क्रूरता की बात की गई है, ये वाला पूरा हिस्सा क्लास 7 में जो पढ़ाया जा रहा था, अब तक जो इतिहास पढ़ाया जा रहा था, उससे बिल्कुल अलग है। इस बारे में क्लास 7 वाली किताब में पहले चर्चा नहीं थी, अब जाकर क्लास 8 में इस तरह की चर्चा दिख रही है, तो ऑब्वियसली इस पर एक लंबी चौड़ी बहस खड़ी होगी और खूब ज्यादा डिबेट होगा। आपको इस बात से परिचित होना जरूरी है, क्योंकि ये शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो बदलाव हो रहा है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हो रहा है, ऐसा कह रही है एनसीईआरटी। तो इस लिहाज से आप इस पूरे डिबेट से जुड़े रहें। यह खबर हमने इंडियन एक्सप्रेस से उठाया और जब हमने क्रॉस चेक किया तो एनडीटीवी पर भी लगभग सेम सूचनाओं के साथ यह खबर उपलब्ध थी। देखिए, एनसीईआरटी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑन स्कूल एजुकेशन 2023 के अनुरूप नई स्कूल पाठ्य पुस्तकें जारी करने की श्रृंखला ये शुरू किया है एनसीईआरटी ने, और 1 से 4 तक और 6-7 के लिए नई किताब पहले जारी हो चुकी हैं। 5-8 के लिए किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं। यही वो किताब है जो अभी हाल ही में जारी की गई है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 8 पार्ट 1। अब इसमें एनसीईआरटी का क्या कहना है, इस बात को भी समझिए। एनसीईआरटी का कहना है कि भाई नई किताब है वो नए दृष्टिकोण के साथ है, नए पाठ्यक्रम के हिसाब से है, नए डिजाइन के हिसाब से है और नए शैक्षणिक उपकरणों पर आधारित है। इसलिए पुराने पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की तुलना अब मत कीजिए। अब किसी भी तरीके से उससे तुलना करिएगा, वो तुलना निरर्थक साबित होगा। नई पुस्तकों में से पहली पुस्तक जो दिल्ली सल्तनत और मुगलों से परिचित कराती है, ये नई पुस्तकों में पहली पुस्तक क्लास 8 वाली है। यानी 7th क्लास में अब दिल्ली सल्तनत और मुगलों के बारे में पढ़ाई अब नहीं बची है, वहां से हटा दिया गया है। क्लास 8 की ये पहली पुस्तक है जो मुगलों के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में परिचय कराती है और विस्तार से बताती है। दिल्ली सल्तनत, मुगल और मराठा इतिहास का कालखंड केवल अब कक्षा 8 में ही है। ठीक है, 13वीं से 17वीं सदी तक के भारतीय इतिहास को कवर करने के लिए जो चैप्टर बनाया गया है, उस चैप्टर का नाम है भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, और इसमें दिल्ली सल्तनत के उत्थान और पतन को शामिल किया गया है। इसके अलावा उसके प्रतिरोध को शामिल किया गया है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी है, मुगलों के बारे में जानकारी है और सिखों के उत्थान पर प्रकाश डाला गया है। यह पूरा इस चैप्टर के अंतर्गत रखा गया है, भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। यह 13वीं से 17वीं सदी का इतिहास है। आगे बढ़ें और देखें विस्तार से कि भाई अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या कहा गया है अकबर के बारे में, क्या कहा गया है बाबर के बारे में, क्या कहा गया है सल्तनत काल के बारे में। उससे पहले अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है, आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, 7 जुलाई से जो बैच शुरू किया गया था, उस बैच में एडमिशन 8 बजे सुबह से ये बैच चल रहा है ऑलरेडी। 7 जुलाई की इस बैच में एडमिशन लेने की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी गई है, 15 जुलाई से बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी गई है, तो आप अभी भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। प्राइस स्टार्टिंग है 9,999 रुपए से। 2026 के लिए मैं बैच बता रहा हूं, साथ ही 27 और 28 के लिए बैच अवेलेबल है। जानकारी कैसे लेंगे, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उस पर एक लिंक दिया है, उसमें उसको क्लिक करिएगा तो सारी जानकारी पढ़िए, वहां PDF को पढ़िए और वहीं से अमृत लाइव कोड यूज करके एडमिशन ले सकते हैं। अब सवाल है कि भाई पुरानी एनसीईआरटी से इस नई एनसीईआरटी में क्या अंतर आया है। देखिए, सल्तनत काल को राजनीतिक अस्थिरता और उसके सैन्य अभियान के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा की गई है और दौर यह बताया गया है कि यह पूरा दौर था जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर था और सैन्य अभियानों का दौर था, और इस दौर में खूब क्रूरताएं हुई। गांवों शहरों को लूटा गया, इस दौर में मंदिरों और शिक्षा केंद्रों को नष्ट किया गया। यह सब नई किताब में शामिल किया गया है, बताया गया है। सल्तनत और मुगलों पर आधारित खंडों में मंदिरों पर हमलों को, कुछ शासकों की क्रूरता के कई सारे संदर्भ दिए गए हैं। किसी का भी उल्लेख कक्षा 7 की उस पुरानी एनसीईआरटी पुस्तक में नहीं था जिसने छात्रों को इतिहास के इस काल से परिचित कराया था अब तक। तो ये एक बड़ा अंतर आ गया है।
नई पुस्तक से अगर कुछ उदाहरणों को देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के जनरल मलिक कफूर के बारे में बताया गया है कि उसने श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम और संभवतः रामेश्वरम जैसे कई हिंदू केंद्रों पर हमला किया। सल्तनत काल में बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों में पवित्र या पूजनीय प्रतिमाओं पर कई हमले किए गए और ये हमले सिर्फ लूट के उद्देश्य से नहीं किए गए बल्कि प्रतिमाओं को तोड़ने के उद्देश्य से भी किए गए, ये खास तौर पर बताया गया है। जजिया के बारे में यह किताब कहती है कि भाई कुछ सुल्तानों द्वारा गैर मुस्लिम प्रजा पर सुरक्षा और सैन्य सेवा से छूट देने के लिए लगाया गया एक कर है जजिया, और यह कर सार्वजनिक अपमान का कारण था और प्रजा को इस्लाम अपनाने के लिए एक इंसेंटिव के तौर पर काम करता था, वित्तीय और सामाजिक प्रोत्साहन देता था ताकि लोग अपना धर्म चेंज करें और चेंज करके इस्लाम को कबूल करें। इसलिए यह सार्वजनिक अपमान के कारण के साथ साथ प्रजा को इस्लाम अपनाने के लिए एक वित्तीय और सामाजिक प्रोत्साहन देता था। इसका मतलब है कि भाई जब आप इस्लाम अपना लेंगे, जजिया कर किस पर लगता था? गैर मुस्लिम प्रजा पर लगता था। अगर कोई इस्लाम अपना ले तो ऑब्वियसली उस पर फिर जजिया कर नहीं लगेगा। तो एक तरीके का वित्तीय और सामाजिक प्रोत्साहन के तौर पर इसको दिया जाता था या लोभ के तौर पर दिया जाता था। पुरानी किताब में जजिया के बारे में ऐसा विवरण नहीं है। पुरानी किताब कहती है कि गैर मुस्लिमों द्वारा भूमि कर के साथ साथ चुकाए जाने वाले कर के रूप में इसको वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग जजिया कर की बात अब इसमें नई वाली किताब में आ गई। बाबर के बारे में क्या बातचीत है? देखिए, बाबर के बारे में कहा गया है एनसीईआरटी की इस किताब में कि आत्मकथा को पढ़कर तो ऐसा लगता है कि बाबर सुसंस्कृत और बौद्धिक रूप से जिज्ञासु व्यक्ति था, और यह आत्मकथा यही बताती है कि सुसंस्कृत और बौद्धिक रूप से जिज्ञासु व्यक्ति था बाबर। लेकिन वो एक क्रूर और निर्दयी विजेता भी था जिसने शहरों की पूरी आबादी का कत्लेआम किया, महिलाओं बच्चों को गुलाम बनाया, लूटे गए शहरों के कत्ल किए गए लोगों की खोपड़ियों की मीनार बनवाने में गर्व महसूस करता था। और मैंने कोट एंड कोट लिया है, इसका मतलब ये एज इट इज इसी तरीके से लिखा गया है और इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। पुरानी किताब में बाबर के बारे में बस इतना बताया गया था कि उसने अपने पैतृक सिंहासन को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया बाबर को, और बाबर ने काबुल, फिर दिल्ली और फिर आगरा पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब जो नई किताब में बात लिखी गई है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि वो क्रूर और निर्दयी विजेता था, और यहां तक लिखा गया है कि जो कत्ल किए गए लोग थे उनकी खोपड़ियों की मीनारें बनवाने में गर्व महसूस करता था। ठीक है, ये सब क्लास 7 में जब भी आपने पिछली किताब में इतिहास पढ़ा उसमें ये सब बातें नहीं है। अकबर के शासनकाल में कहा गया है कि क्रूरता और सहिष्णुता का अकबर मिश्रण उनका शासनकाल था अकबर का। चित्तौड़गढ़ के राजपूत किले पर अकबर ने हमला किया, लगभग 30,000 नागरिकों को नरसंहार का आदेश जारी किया और अपने विजय संदेश में यहां तक कहा कि मंदिरों को नष्ट करने और उन्हें निपटाने का विजय संदेश में दावा तो किया ही, साथ ही लिखा कि हम काफिरों के कई किलों और कस्बों पर कब्जा करने में सफल रहे हैं, वहां इस्लाम की स्थापना की है, अपनी रक्त पिपासु तलवार की शक्ति से हमने उनके मन में निशान मिटा दिए हैं। ठीक है, उन जगहों पर और पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है। तो ये कहना है एनसीईआरटी का कि जो विजय संदेश था उसमें ये बातें अकबर के द्वारा कही गई थी। यह किताब यह भी बताती है कि बाद में अकबर ने विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता अपनाई, लेकिन बावजूद उसके जो अकबर का प्रशासन था उसमें उच्च पदों पर गैर मुसलमानों को कभी भी शक्ति नहीं दी गई, उन्हें अल्पसंख्यक बनाकर रखा गया, कम ताकतवर बनाकर रखा गया। चलिए, औरंगजेब के बारे में किताब क्या कहती है? औरंगजेब के बारे में किताब कहती है कि भाई कुछ विद्वानों का तर्क है कि औरंगजेब के उद्देश्य मूलतः राजनीतिक किस्म के थे। और क्यों ऐसा कह रहे हैं? कुछ विद्वान इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि मंदिरों को दिए गए अनुदान और सुरक्षा के आश्वासन का उदाहरण देते हैं वो, और इस आधार पर कहते हैं कि भाई औरंगजेब के उद्देश्य धार्मिक ना होकर राजनीतिक थे। मतलब अपने शासन के लिए जो जरूरी चीज थी उसके हिसाब से उसने अपनी नीति बनाई, ना कि अपने धार्मिक उद्देश्य की वजह से। लेकिन इस किताब में इसका खंडन करते हुए आगे लिखा गया है कि भाई औरंगजेब के जो फरमान थे, आदेश थे, उसमें व्यक्तिगत धार्मिक उद्देश्य साफ साफ झलकता है। और प्रांतों के राज्यपालों को कहा गया औरंगजेब के द्वारा स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए, और बनारस, मथुरा, सोमनाथ, जैन मंदिरों, सिख गुरुद्वारों को नष्ट किया गया औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो ये क्रुएल्टी का एक पार्ट दिखाया गया है। एनसीईआरटी ने इस पर क्या कहा है? एनसीईआरटी ने कहा कि भाई इन घटनाओं को शामिल करने का औचित्य हमने एक नोट में उसी में डाला हुआ है किताब में, और इस नोट का नाम है इतिहास के कुछ अंधकारमय कालखंडों पर नोट। इसमें समझाया है कि हमने क्यों शामिल किया है इन पूरे घटनाक्रम को इस तरीके से, जो पहले शामिल नहीं था। और नोट डाला गया है ताकि स्पष्ट हो सके कि अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन नोट के साथ ये पूरा
नोट तैयार किया गया है, एनसीईआरटी ने ये कहा है। और कई जो नई पाठ्य पुस्तकें हैं उनको तैयार किया गया है एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखते हुए, और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है स्कूल एजुकेशन के लिए 2023, इन दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इन्हीं को ये प्रतिबिंबित करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और क्या खास बातें हैं इसमें? मराठा, अहोम जो राजवंश था, राजपूत और सिखों पर आधारित अध्याय दिए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, ताराबाई और अहिल्याबाई होलकर जैसी हस्तियों पर प्रकाश डाला गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को एक कुशल रणनीतिकार के तौर पर दिखाया गया है, वर्णित किया गया है और कहा गया है कि उन्होंने अन्य धर्मों का सम्मान करते हुए यानी धार्मिक सहिष्णुता निभाते हुए हिंदू मूल्यों को कायम रखा, और साथ ही जो अपवित्र किए गए मंदिर थे यानी जिन मंदिरों पर हमला किए गए थे उनके पुनर्निर्माण में उनके प्रयास बहुत उल्लेखनीय हैं। ये बातें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताई गई। सिख गुरुओं के बारे में भी पर्याप्त बताया गया है और मुगल उत्पीड़न के प्रति उनके प्रतिरोध के बारे में भी बताया गया है, खास करके औरंगजेब के शासनकाल में जो सिख गुरुओं के साथ अत्याचार हुआ उसके बारे में भी बताया गया है। और जो हाशिए पर पड़ी आवाजें हैं यानी जो आदिवासी जनजाति समुदाय के लोग हैं, संथाल, कोल, नील विद्रोह जैसे आदिवासी और क्षत्रिय विद्रोह को शामिल किया गया है। तो ये किताब इस तरीके से अब नई किताब फ्रेम की गई है। देखिए, अब आप कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली इस बहस को शुरू करेंगे कि ये सही है या गलत, लेकिन ध्यान रखिए अभी हम फैक्चुअली देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें बदली गई हैं, क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। इस पर क्या डिबेट होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि पक्ष और विपक्ष में क्या बातें होंगी। अब यहां एग्जाम के लिहाज से थोड़ा एनसीईआरटी के बारे में भी जानना होगा। एनसीईआरटी कब और क्यों स्थापित हुआ? 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी, भारत सरकार ने किया था और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको बनाया गया था एनसीईआरटी को। स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए पॉलिसीज और कार्यक्रमों पर यह सलाह देने के लिए बनाई गई थी संस्था, केंद्र और राज्य की सरकारों की सहायता के लिए और उनको सलाह देने के लिए। तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीति कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता करना, उन्हें सलाह देना, यही इसका असली मकसद है। ये एक स्वायत्त संगठन है, विभिन्न तरह की गतिविधियां और कार्यक्रम इसके जिम्मे है, जिसमें एक तो है शैक्षणिक अनुसंधान करना, रिसर्च और नवाचार, ठीक है, पाठ्यक्रम का विकास करना, पाठ्यक्रम में जरूरत पड़े तो संशोधन करना, जिसके तहत अभी एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम को संशोधित किया है, पाठ्य पुस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्री का विकास करना, जिसके तहत किताबें अभी विकसित हो रही हैं, डेवलप की जा रही हैं, जारी की जा रही हैं, शैक्षणिक मूल्यांकन करना, उसका आकलन करना और शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुनिश्चित करना। एनसीईआरटी अलग अलग देशों में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाती है। एनसीईआरटी के द्वारा अलग अलग देश में सेमिनार किया जाता है और बाहर के जो प्रतिनिधि आते हैं इंडिया, उनके साथ भी डील करता है एनसीईआरटी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार एनसीईआरटी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उसका के लिए एक नोडल एजेंसी है। स्कूली शिक्षा और वयस्क शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2023 बना हुआ है ऑलरेडी, उसको डेवलप करने के लिए भी एक नोडल एजेंसी है। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं एनसीईआरटी के बारे में। प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन करने के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए भी नोडल एजेंसी है। अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ बातचीत और सहयोग भी करता है एनसीईआरटी। विदेशी प्रतिनिधि मंडल जो डेलीगेशंस आते हैं उनका दौरा और विकासशील देशों के शैक्षणिक कर्मियों को ट्रेनिंग देने का काम, ये सब एनसीईआरटी के जिम्मे है, ये करते रहता है। आइए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए की गई। एनसीईआरटी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीएफ विकसित करता है जो स्कूली शिक्षा के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। एनसीईआरटी केवल उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा 11 और 12 के लिए पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करता है। कौन सा कथन इसमें सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि भाई एनसीईआरटी द्वारा जो ये किए गए बदलाव हैं क्या आपकी नजर में सही हैं या फिर गलत हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।